हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2 समझने वाले हैं, जिसका नाम है दादी माँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ ये बताया गया है, लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। यहाँ ये बताते हैं कि इनके जो मित्र हैं वो इनके मुंह पर तो बोलते हैं, इन्हें प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, मुंह पर तो काफ़ी अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनके जो मित्र हैं जब ये चले जाते हैं तो इनके जो मित्र हैं वो इनका मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि ये कितने कमज़ोर हैं। तो इस तरीके से लेखक बताते हैं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इस बात को मैं कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन ये मन में आ ही जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सीवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बनब्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब यहाँ वो बताते हैं कि क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार एक महीना होता है, ठीक है, तो बरसात का मौसम टाइप का होता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि क्वार का जो महीना होता है, क्वार के जो दिन होते हैं, ऐसा लगता है कि क्वार के दिन आ गए हैं। गांव के चारों ओर पानी ही पानी है, ठीक है, और दूर से बहुत जैसे बारिश होने के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, ऐसे ही बता रहे हैं घासों की, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच और सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब सी गंध आ रही है, विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है, जो बदबू टाइप की अलग सी गंध आती है विचित्र सी, तो उसकी बात कर रहे हैं ये। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। पानी जब भर जाते हैं तो उसमें लड़के कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ ये एक मौसम है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम पड़ता है। अब इन्होंने हर महीने की बात करी है, फिर ये बोलते हैं लेकिन जो क्वार के दिन होते हैं इसमें जो ये जल भर जाता है, जब पानी भर जाता है और गड्ढा सा हो जाता है, गड्ढे में अगर पानी भर गया है तो ये जो जल होता है, अगर इस जल में हम कूदे ना तो बड़ा ही बुरा लगता है। तो मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब ऐसे कूदेंगे बारिश में तो बीमार ही हो जाएंगे, नहा धोकर बीमार हो गया। ये बताते हैं हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी थोड़ा सा बुखार हो, सर में साधारण दर्द हो, मतलब ज़्यादा हेडेक ना हो लेकिन थोड़ा बहुत दर्द इन्हें पसंद है। खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार जब इनको ज्वर हुआ, जब इनको बुखार हुआ तो इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया और चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई ओढ़ी और जब ये ज्वर उतरा तो कब उतरा, रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दिन की अगर ये बात कर रहे हैं तो दिन में ये चादर लपेटे सोए थे। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी जाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो अब ये बताते हैं दादी माँ के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में, कि जब भी मुझे ज्वर होता तो ये क्या करती, अपने ढेरों नुस्खे अपनाती। पहले तो ये आते ही उन्होंने सर और पेट छुए मेरे, फिर क्या कोई मिट्टी
सी थी वो मेरे मुंह में डाली और माथे पर भी लगा दी। दिन रात वो चारपाई के पास बैठी रहती थी मेरा ख्याल रखने में, ठीक है। कभी पंखा चलती, कभी हाथ पैर छूती, ठीक है, कभी हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप भी करती और 20 बार तो छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो ये अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि बार बार छू छू कर वो अंदाज़ा करती थी कि मेरा जो बुखार है वो कितना कम हुआ या कितना बढ़ गया है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिला तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो दादी माँ खूब प्रश्न पूछती और उन्हें खूब फिक्र होती और घर वालों को पूछ पूछ कर इतने सारे प्रश्न वो परेशान ही कर देती थी। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, ठीक है। घरेलू नुस्खे अपनाती है ना, और गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। तो इनकी जो दादी माँ हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि जैसे दादी माँ मेरा इलाज करती ज्वर का, ऐसे ही अगर गाँव में कोई भी बीमार होता ना तो इनका यही काम होता था कि वो उसके घर जाएंगी, जो भी बीमार है उसके घर जाकर हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, ये सभी करती रहती। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब इतना विश्वास होता है इनको खुद पर, विश्वास के साथ सुनाती हैं कि भाई इसको मलेरिया है या इसको ये चीज़ है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलाधर, गुगल और धूप, जलधार, गुगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उन्हें सफाई से बहुत प्यार था। अगर दवा में देर हो जाती, शहद ख़त्म हो जाता या फिर चादर, बेडशीट्स जो होती हैं और जो चादर और गिलाफ हैं, अगर उन्हें नहीं बदला जाता तो वो पागल सी हो जाती। मतलब उन्हें साफ़ सफाई से बहुत प्यार था। बुखार तो मुझे अब भी आता है। अभी बात कर रहे हैं जब दादी माँ नहीं रहीं तो ये बोल रहे हैं कि बुखार तो अभी भी आता है मुझे। अब क्या होता है, अब नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तेताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो उन दिनों की बात ही कुछ अलग थी। दादी इतनी सारी चीज़ें करती, लेकिन अब जब बुखार आता है तो बस डॉक्टर साहब आते हैं, दवाई ववाई दे देते हैं, नाड़ी देख जाते हैं, नौकर पानी दे जाता है, मेज़ महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसा जो बुखार है ना, ऐसे बुखार को बुलाने का इनका जी नहीं होता। यहाँ पर देखिए दादी की एक पिक्चर भी लगी हुई है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती, ठीक है। तो हर काम में वो उपस्थित रहती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी को डांट लगा रही थी दादी माँ। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं, तो रामी की चाची को वो डांट रही थी। 100 ना होगा धन्नो, रुपए मैसूद के आज दे दे, तेरी तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ ऐसे डांट लगा रही थी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो रामी की चाची रोती रोती बोली कि दे दूंगी, पैसे दे दूंगी। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ बोलती हैं कि हट अभी नहा के मैं आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जाने दो दादी। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ ये कहकर कि हट हट अभी नहा के आ रही हूँ, क्योंकि जो रामी की चाची हैं वो घुटने छू रही थी उनके, तो वो बोल रही हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैं इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने, दादी माँ कहती हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो ये एकदम हैरान हो गए कि अभी जो रामी की चाची हैं वो इतनी खुश क्यों है दादी से। दादी उस दिन तो रामी की चाची को डांट रही थी। क्या बात है धन्नो चाची,
तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो ऐसा करके दादी मतलब वो बताती है रामी की चाची की दादी ऐसा करके गई। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। राइटर पूछते हैं, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ किया। यानी दादी माँ ने डांटा तो सही लेकिन साथ साथ भला भी किया है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, यानी शादी के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। तो विवाह के 4-5 दिन पहले ही औरतें गीत गाती रहती हैं पूरी रात। और जो शादी है उसकी रात को अभिनय यानी नाटक भी प्रस्तुत होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। तो ये जो नाटक सा होता है इसमें भी औरतों का ही सारा रोल होता है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। तो जो ममेरा भाई था इनका राघव, ये उसके बारे में बताते हैं कि वो भी दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी और बोली, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। अब वो भी वहीं चारपाई पर लेटे हुए थे और वो हंस दिए। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। तो वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता है। यानी दादी माँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, प्यार करने वाली होती है। तो जैसे ही मतलब हमने कोई अपराध किया, हम दादी माँ के पास आके खड़े हो जाते हैं, दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, तो हमें दादी माँ दया खाकर हमें बचा लेती हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति होती हैं दादी माँ। तो उनकी एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। जैसे ही दादाजी का देहांत हुआ था तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहा करती थी। तो ये दादी की बात बता रहे हैं। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाली दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। फिर दादी की स्थिति और भी डामाडोल हो गई। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि अब दादी को पूरा संसार ऐसा लगता कि इस पूरा संसार धोखेबाज है। दादाजी ने स्वयं ही दादी को धोखा दिया था। वो हमेशा दादी को आगे भेजकर सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। ठीक है। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी ठंडा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने काने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। तो पहली बार राइटर ने जो है दादी की आंखों में आंसू देखे कि वो दीप के सामने बैठकर आंखों में आंसू भरे हुए हैं उनके। तो मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो अब क्या बात पूछा उन्होंने, देखो इस तरीके से दीप के सामने बैठी थी वो। तो क्या है पूछ। दादी माँ बोलती है, क्या बात पूछनी है, पूछो। तो तुम रोती थी, ऐसे राइटर पूछ लेते हैं। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो दादी माँ इस बात को टाल देती हैं। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे।
दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्या किया, दादी माँ ने, दादाजी ने जो उन्हें दादी माँ को कंगन दिया था उसे निकाला और बोला कि ये जो कंगन है वो तेरे दादाजी ने दिया था। हाँ यही चीज़ है, देखिए यहाँ लिखा है, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। ठीक है, उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ठीक है, यानी संभाल कर रखती आई हूँ। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। देखिए कंगन दिखा रही है, वो कंगन उन्होंने दे दिया। ठीक है, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। ठीक है, तो ये याद कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। अभी भी इनके हाथ में किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो ये कहानी है, ये यहीं पर ख़त्म होती है। तो ये सोच रहे थे ये सब कि दादी माँ थी तो ऐसा होता था, जब मुझे ज्वर होता था तो दादी माँ ये करती थी। और अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे हाथों में कृष्ण भैया का पत्र काँप रहा है और मुझे अभी तक अपनी आँखों पर और हर जगह, मतलब आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि क्या सच में दादी माँ नहीं रही। तो ये थी कहानी, लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।